गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, मैं खुद क्लास 9 में पढ़ता हूँ। फिर एक बार आप लोगों के साथ वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 2 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मैटर और सराउंडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। हमने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स किए, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स बचे, उनको हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो आज मैं अपने इस वीडियो को शुरू करूंगा डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, तो आपको उसको समझना है क्या होता है ये डिफ्यूजन। आई होप आप लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में सुना ही होगा। डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर है ना, कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो मिक्सचर है वो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन है। आप लोग हमेशा एक कॉपी लेके बैठिए, उसमें सारा कुछ नोट डाउन करिए, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था। तो डिफ्यूजन जो है वो हमें गैस या गैस के बीच भी दिखाई देगा, गैस या लिक्विड के बीच दिखाई देगा, और गैस या सॉलिड के बीच दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्यूजन या सबसे मैक्सिमम डिफ्यूजन या सबसे अच्छा डिफ्यूजन किसके बीच होगा? गैस या गैस के मॉलिक्यूल के बीच में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गैस और गैस के बीच में डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट, गैस और लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट, और गैस और सॉलिड भी मिनिमम, है ना। यही है कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, तो आप लोग इसे फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। डिफ्यूजन के बाद एक दो टाइप के फोर्स आते हैं, कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स। आई होप आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। थोड़ा सा आपको जानना है, मैं उसको ऐसे अलग से नोट डाउन नहीं करा रहा। कोहेशन फोर्स क्या होता है? जो मान लीजिए सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस हो गया, उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल, और एडिशन फोर्स हो गया अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके एग्जांपल, तो आप लोगों का टास्क होगा एडिशन फोर्स का एग्जांपल आप लोग खुद से लिखिए, दैट इज होमवर्क। तो उसका एग्जांपल आना चाहिए आप सभी को, है ना। तो ये था डिफ्यूजन, कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स, हम लोगों का हो गया कवर, है ना। तो अब हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते हुए अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर का ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में क्यों जानना? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। अच्छा, हमने तो डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा है, क्या वो एसआई यूनिट है? नहीं, एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन, या केल्विन को फ़ारेनहाइट। ये सब चेन है टाइप का, इसको मैं एक एक करके क्लियर करवाऊंगा आपके लिए। तो देखो, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे आप? जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 273 के साथ सम करना होता है, तो आपका केल्विन आएगा। और जब भी आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो आपको -273 करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सुनो, केल्विन को अगर 273 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक बात सुनो, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ये क्या केल्विन का एक्चुअल वैल्यू है? मतलब ये जो 273 एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। कभी कभी हम लोग मान लेते हैं 273.15 वैल्यू होता है, कभी कहते हैं कुछ 273.16, है ना। बुक में भी कुछ ऐसा ही दिया होगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग क्या करोगे, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके मान लेते हैं कि वो अप्रोक्सीमेट 273 है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको है ही, है ना। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो 273.15, 273.16। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग खुद से करिए, 300 केल्विन को कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेल्सियस।
तो 300 केल्विन पहला ए पार्ट और बी पार्ट 276 केल्विन। इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जल्दी करिए, आई होप आप सभी को पता है ये कैसे किया जाता है ना। और ऊपर भी मैंने थोड़ा लिख दिया है, तो कॉपी यहाँ कर लीजिए, एग्जाम में कॉपी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी इधर ही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। 300 केल्विन इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये है डिग्री सेल्सियस में, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। आप में से कई जनों ने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है। जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैं उनके लिए सॉल्व कर देना, है ना। मैंने अपने लेक्चर्स में कहा है कई जनों को दिक्कत होता है ना, समझने में थोड़ा सा नया नया चीज है। 9 में सब ये सब न्यूमेरिकल्स है, कई ज्यादा कैलकुलेशंस है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, यू आल्सो अंडरस्टैंड। तो 276 को अगर 273 से माइनस करोगे तो 3 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया। अभी इसी डिग्री सेल्सियस को मान लो आपको बोलते हैं केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करते, 3 को 273 से प्लस कर देते। अभी क्या आता है 276, 27 को 273 से प्लस कर दे तो क्या आता, यही आता है 300। अभी एक और चीज सुनो, एक फ़ारेनहाइट का भी कॉन्सेप्ट है। फ़ारेनहाइट में तो आएंगे ही, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। कभी कभी मान लो नेगेटिव हो गया आंसर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नेगेटिव होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको भी नोट डाउन करिए। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, और टेम्परेचर और डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टेम्परेचर और डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। टेम्परेचर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट ऑफ मैटर का चेंज में। मे बी दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड से गैस, उसमें हम अलग से उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप में से किसी से छूट गया हो, ठीक है, वरना वीडियो को पीछे कर सकते हैं, है ना। मैं लाइव वीडियोस नहीं बनाता, मैं वीडियोस पहले से बना के रखता हूँ, फिर उसको छोड़ता हूँ, आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, है ना। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो हम कहाँ थे, अच्छा मान लीजिए 270 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोलता, तो आप लोग क्या करते, माइनस 273 करते, है ना, माइनस 273 करते तो कैसा आया, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव में आया। अभी मान लो 254 केल्विन को 273 से माइनस करोगे कितना डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस में पूछा है ना। तो माइनस 29 डिग्री सेल्सियस, ये भी माइनस में आएगा। तो केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस 273 करना है, तो चाहे कितना भी माइनस में है। अभी यही सिचुएशन इसके साथ भी होता, मान लो सेल्सियस को, सेल्सियस कुछ भी मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, माइनस 20 प्लस 273, तो आपको कैलकुलेट करना है, प्लस का साइन ज्यादा बड़ा है तो प्लस का ही आएगा, प्लस 253, तो यही आंसर है ना। तो घबराना नहीं है कैसे आंसर आएगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। आपके एनसीईआरटी बुक में कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टू केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, तो वो आप उसको याद कर लीजिए, है ना, उसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसको देख लीजिए, है ना, करना आना चाहिए। केमिस्ट्री याद करने का है, काफी कुछ याद करने का, ये सब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, है ना, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ये समझाने के लिए किया हूं, इसको नोट करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नोट डाउन मैंने आप लोगों को करवा दिया। अभी मान लो c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, इससे मान लो आपको सेल्सियस दे दिया जाए तो फ़ारेनहाइट निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट दे दिया जाए तो सेल्सियस निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस
इनटू फ़ारेनहाइट, तो इसी से आ जाएगा है ना। 20/5 F माइनस 32/9, तो ये कितना होगा 180, वो कितना होगा 5 ब्रैकेट के अंदर F माइनस 32, ये कितना होगा 180, 5 पहले इसके साथ तो 5 है, फिर इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो कितना 160, ये माइनस 160 अगर इधर गया 340 एडिशन हो जाएगा, F इक्वल टू 340/5 करते हैं तो कितना आएगा 6 30, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी देखो एक बात ध्यान से सुनो, मान लो फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में करने बोलता है, तो इसी 68 को केल्विन में करने बोलता है। अभी भूल जाओ कि इसका वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, मेरे को भी पता है 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन केल्विन में कैसे करोगे? तो पहले इस फ़ारेनहाइट को तुम इधर रखोगे है ना, फ़ारेनहाइट तुम्हें पता है 68, तो 68 माइनस 32/9 इक्वल टू C/5। अभी मान लो C तुमको नहीं पता, तो ये देखो इधर प्रोडक्ट हो जाएगा 9 क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन, 9C इक्वल टू 5 इंटू, मैं माइनस कर देता हूँ कितना हो रहा है 68 माइनस 32 इज आई थिंक 36 होता है, तो 36 इंटू 5 कितना होता है, C इक्वल टू 5 इंटू 36/9 डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 4 से कट जाता है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा मार्कर को बदलते हैं, रेस्ट देते हैं, नए मार्कर से थोड़ा सा लिखते हैं, तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करने बोला केल्विन में करो है ना, तो तुमको तो पता है डिग्री सेल्सियस में, अब आंसर तो डिग्री सेल्सियस में आ गया, अब तो तुम केल्विन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे करोगे 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करना होता है तो प्लस 273, तो 293 केल्विन। आया समझ में, मजा आया कन्वर्सन समझ में, डिफ्यूजन किया किसके बीच तेज है, इसके बाद ये कन्वर्सन बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी हम स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर्स देखेंगे है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, थोड़ा सिलेबस से बाहर भी है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आपको दिखाया भी नहीं गया होगा स्कूल में, अभी हटा भी दिया है सिलेबस से है ना, फिर भी जानना बहुत जरूरी है, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आना चाहिए है ना। तो मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। अगर अब मेरे से कोई गलती हो रहा है हो, या आपको कोई दिक्कत या नहीं कोई डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, मैं आपका क्लियर कर दूंगा है ना। तो अब कुछ अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 220 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने बोले आपको केल्विन में, कैसे करोगे? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 प्रोडक्ट करोगे है ना। अच्छा ये तो पता है आपको, तो F का वैल्यू पहले बैठा दो फिर प्रोडक्ट करना है ना। तो 9C इक्वल टू 220 माइनस 32 कितना होता है, 220 माइनस 32 190 188 इंटू 5, तो C इक्वल टू 188 इंटू 5/9। अगर मैं इसको टू 20 माइनस 32, कुछ गलती तो नहीं किया हूं, ठीक है। 188 इंटू 5 होता है 044, मतलब 940/9, तो 10 90 फिर 40 यानी 4 36 ये डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में करना है तो प्लस 273 कर दो है ना, इधर कुछ नहीं तो 0.0, तो 4.77 377.4 केल्विन। था क्या आसान? आप लोग पॉज करके कर लीजिएगा, मेरा जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप उसको बनाना हो तो पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे हर एक चीजों को समझ पा रहे होंगे, मेरा पूरा ऐसा विश्वास है ना। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बार बार उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को सुन सकते हैं ना, पीछे कर करके।
हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। प्रेशर के बारे में अलग से क्या जानना है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, लेकिन दैट इज फॉर्मूला। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। वो किसके नाम पे पड़ा? ब्लेस पास्कल, है ना। ब्लेस पास्कल एक बहुत ही मींस फेमस साइंटिस्ट था, फेमस फिजिसिस्ट था, है ना। तो उसके ऊपर उसका यूनिट पड़ा पास्कल, PA ऐसे डिनोट करते हैं, ब्लेस पास्कल, है ना, उसके नाम पे पड़ा पास्कल। तो प्रेशर के बारे में इतना ही जानना है, उसका ऐसा यूनिट पास्कल है, वो लिख लीजिए, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं जानना, मैंने जो जो बोला वही है प्रेशर के बारे में, है ना। तो अभी देखो, सॉलिड को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? सॉलिड को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में। इसको इधर रखते हैं, एक सेकेंड। चलो ऐसे ही करते हैं, सॉलिड को आप लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? सॉलिड को आप लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, और गैस को आप लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर लिक्विड को गैस में कर सकते हो, गैस को लिक्विड में कर सकते हो कि नहीं? तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो सॉलिड से जो गैस को आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड से, ओ सॉरी क्या मैं कर दिया, अभी सॉलिड से गैस में हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सॉलिड से गैस को कहते हैं, उसको अभी नहीं करें, सॉलिड से लिक्विड देखो, उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अभी मेल्ट कैसे होता है? जब टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, टेम्परेचर का रोल होता है ना स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर में, टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर की बात नहीं है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो वो मेल्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन भी बोलते हैं उसको, मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसको कूल करना पड़ता है, यानी टेम्परेचर को लोअर करना होता है। तो टेम्परेचर को लो करना होता है तो उसको आप लोग टेम्परेचर लिख के इसको एरो को नीचे कर दीजिए, है ना, आपको पता है टेम्परेचर को लो करना होता है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों का टास्क रहेगा सॉलिडिफिकेशन का दूसरा नाम खोजने का, है ना, आपको पता होगा, ठीक है, दूसरा नाम खोजने का, दैट इज होमवर्क। लिक्विड से गैस, उसको क्या प्रोसेस बोलते हैं? लिक्विड से गैस। फिर आपको वाटर साइकिल का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में अगर वाटर साइकिल आएगा तो आपको अचानक से याद आ लगेगा, है ना। लिक्विड से गैस, जैसे बहुत ज्यादा पानी है ना, धूप बहुत कड़कदार है और बारिश काफी दिनों से नहीं हो रहा, तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे एवापोरेट होने लगेगा। एवापोरेट एक प्रोसेस है, एवापोरेशन से होता है, एवापोरेट होने लगेगा, वेपर्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो वेपर जो बन रहा है प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, या फिर बोलते हैं बॉइलिंग, या फिर बोलते हैं बॉइलिंग। इधर से एक और टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट, उसको थोड़ा क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग। गैस से लिक्विड, अच्छा ये उल्टा हो गया, ये मैंने एरो इधर दिया है ना, तो ये तो लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया ना, लिक्विड से गैस ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, या फिर क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग नहीं, जो बॉल करने वाला बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब बॉइल करना, उबालना। आई होप आप सभी को ये टर्म्स पता ही रहे होंगे, है ना, पता होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। लिक्विड, गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं? गैस से लिक्विड मतलब जस्ट ऑपोजिट, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन हो रहा है ना, कंडेंसेशन हो रहा है गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। क्लाउड जब मींस क्या होता है, क्लाउड बन जाता है, फिर जब वो होल्ड नहीं कर पाता तो वो प्रेसिपिटेट करने लगता है ना, फिर पानी आ जाता है, जहां से पानी इवापोरेट हुआ वहां वापस आ गया। तो यही तो वाटर साइकिल है और ये होता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस बार बार होता रहेगा, है ना। तो कंडेंसेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफैक्शन, है ना, नया टर्म सुन रहे हैं इसको, इट इज आल्सो नोन एज लिक्विफैक्शन। सो ये आप लोग सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, वरना इस टाइप से चेन या फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। अब सॉलिड से गैस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनना। सॉलिड से गैस होता है सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस को कन्वर्ट करने का एक ही प्रोसेस है सब्लिमेशन। अगर इसका कोई दूसरा नाम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं अपने बारे, अपना ये नॉलेज, है ना, या फिर कॉपी में जरूर लिख के रखिए उसका दूसरा नाम, है ना। तो यही है। इसके बाद इधर टेम्परेचर का क्या रोल है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस जब टेम्परेचर, मतलब लिक्विड से जब गैस कन्वर्ट करना होता है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और गैस से जब वो लिक्विड होता है तो टेम्परेचर कूल रहता है ना। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करते वक्त ना प्रेशर भी बहुत हाई होता है ना, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बहुत हाई होता है, और गैस से लिक्विड प्रेशर तक लो होता है ना। फिर सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, तभी जाके सॉलिड से गैस होगा डायरेक्ट। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है, जो सबलाइम ऑब्जेक्ट्स है, सब्लिमेबल, जो सब्लिमेबल होते हैं उन्हीं में ही सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड, आई होप आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम, अमोनियम, अरे तो ये थोड़ा गलत हो गया था, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन, इसका भी सुना होगा। और दो एग्जांपल्स आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, ये आपका टास्क रहेगा, आप लोग भी देखिए कि आपको कितना आता है, एग्जाम्स में पूछता है। एग्जांपल्स, राइट डाउन सम एग्जांपल्स या गिव सम एग्जांपल्स वेयर सब्लिमेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, है ना। तो ये है, और जस्ट इसका ऑपोजिट, गैस से सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, गैस से सॉलिड, यहां अलग से लिख देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है, गैस से सॉलिड को हम लोग बोलते हैं डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन बोलते हैं कि सब्लिमेशन नहीं हो रहा, उसका ऑपोजिट हो रहा है, सिर्फ डीई लगा देते हैं सामने, या फिर डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, इसको या तो डीप सब्लिमेशन बोलते हैं या डिपोजिशन बोलते हैं। तो यही चेन था, यही समझना था, है ना। आप लोग सेंटेंस में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, मिटा दे रहा हूं, सॉरी, मिटा दे रहा हूं इसको, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बाद में लिखना। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। अबे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिखिए, इसको जरूर लिखना, ठीक है, इसको लिखना, नोट डाउन कर लेना, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सब नोट डाउन करना। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which liquid is converted into
गैस और वेपर, है ना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है वरना इनकम्प्लीट हो जाएगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है गैस में और एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो उसी को बोलते हैं उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। आपको वाटर का पक्का जानना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और उससे अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, स्टीम बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर और स्टीम दोनों हो सकता है, और उससे कम वो लिक्विड ही रहेगा, है ना। तो ये इस टाइप से सवाल भी एनसीईआरटी बुक में भी है आपका, तो उसको अटेंड करिएगा, कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। ये आई होप आप सभी को पता होगा, है ना, इतना तो पता ही रहता है, 8 में यहाँ पर पढ़ लिए। तो उसको मैं उसका भी ये जो केमिकल फॉर्मूलास कैसे बनाए जाते हैं ना, कैसे होता है क्रिस क्रॉस, है ना, फिर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, है ना, क्या लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सब तो बहुत दूर का है। अभी तो 3 या 4 चैप्टर्स में हम लोग आ गए, है ना। पहले इसको खत्म कर देते हैं, बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वाइटल है आपका आईआईटी जी के नजरिया से। बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से पूछता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, है। अगला टॉपिक होगा हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, टेम्परेचर एट विच सॉलिड is converted into liquid, the temperature at which solid is converted into liquid, सॉलिड को कन्वर्ट किया गया लिक्विड में, इसी टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिखाई नहीं दे रहा होगा है आपको, है ना, दिखाई नहीं दे रहा ये, लिक्विड तक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का शॉर्ट फॉर्म है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे एक और टर्मिनोलॉजी है फ्रीजिंग पॉइंट, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट का खेल है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या चीज है, द टेम्परेचर, है ना, द टेम्परेचर एट विच
the temperature at which freeze, the temperature at which liquid is freezed into solid, is freezed to form solid at atmospheric pressure, है ना, ये थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है, टू फॉर्म सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बुलेट दे दीजिए, है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे वाटर फ्रीज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग 100, फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ये नहीं है। फ्रीजिंग जब वो 0 से कम हो जाएगा तभी वो फ्रीज हो जाएगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उस पॉइंट पे वाटर मेल्ट हो जाता है। तो ये छोड़ दिया था मैंने, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कुछ होता है ना, तो उसको फाइंड आउट करके करने का आपका होमवर्क है, दैट इज होमवर्क। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मैंने कवर कर दिया। तो द टेंपरेचर एट व्हिच solid is converted into liquid at atmospheric pressure is its melting point, and 0 degree Celsius is the melting point of water, and freezing point, the temperature at which liquid is freezed to form solid at atmospheric pressure, is called its freezing point, है ना। तो आया आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। अब अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट, उसके दो टाइप देख के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी ज्यादा बचा हुआ नहीं है, हम जल्दी कर देंगे, तो मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मेरे बोलते बोलते ही कई सारे जन लिख लेते हैं, काफी तेज है, हम जानते हैं, है ना, उनको पता है। कुछ ना कुछ तेज, कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, वेरी मींस बहुत फास्ट है उनका हर एक काम, है ना, तो वो कर ही लेंगे, है ना, वरना स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। तो ऑप्शन तो है आपके पास, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, है ना। आप लोगों के लिए सवाल, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक और सवाल, कन्वर्ट 200 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। एक और सवाल, on the basis of diffusion arrange solid, liquid, है ना, लिक्विड का शॉर्ट फॉर्म है LIQ, लिक्विड एंड गैस, into on the basis of diffusion arrange solid, liquid, gas in increasing order, on the basis of diffusion arrange solid, liquid and gas in increasing order, ठीक है। ये तीनों सवाल कह सकते हैं होमवर्क, आपके लिए होमवर्क ही कर लीजिए, आप लोग देख के कर लीजिए, है ना। अगला टॉपिक है आप लोगों का क्या कहना चाहता है, लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट दो टाइप के, आप लोग सुन सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है ना। सुन लीजिए इसको, लेटेंट हीट कितने टाइप के, दो टाइप के, और मैं बोलने जा रहा हूँ, है ना, लिखने भी जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, इनके आंसर को सोच के रखिए माइंड में, है ना, बाद में सॉल्व करना, और मेरे को पता है आप लोग कर देंगे। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन याद है ना, याद है कि नहीं,
जब हम लोग लिक्विड से गैस कन्वर्ट करते हैं, है ना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। और एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो लेटेंट हीट होता क्या, दरअसल होता क्या है लेटेंट हीट, बिना हम समझे कैसे टाइम में चलेगा। तो लेटेंट हीट होता है, क्या होता है, हिडन हीट। लेटेंट हीट होता है हिडन हीट। और ऐसे हीट को आपने कभी देखा है कि नहीं, तो इसके लिए पता चलेगा कैसे, जब आप लोग एग्जांपल्स लिख पाओगे कि नहीं। आप लोगों का एक और टास्क रहेगा, 2 एग्जांपल्स लिख के लाइए लेटेंट हीट का, है ना, लिखिए अपने कॉपी में, केमिस्ट्री कॉपी में। तो ये हिडन हीट है, छुपा हुआ है। तो इसी के 2 टाइप है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन और एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है ये दोनों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन और फ्यूजन? तो डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे, है ना। तो इसका डेफिनेशन जो है उसको याद ही करना है, लेकिन समझिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए, तो लिखते लिखते उसको समझिए कि कहना क्या चाहता है वो, उसका डेफिनेशन, ठीक है। समझने से ही आपको याद हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हो, सवाल पूछता है। तो आई होप आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगर आप लोग नहीं लिखे, ये इसको लिखने की कोशिश लिखने जा रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए, है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे भी पढ़ना है। अब अगला टॉपिक है हम लोग का, इसको भी मिटा देता हूं। लेटेंट हीट आपको समझ में आया। अभी डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट मैं लिखूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन को नीचे लिखता हूं, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। देखना ध्यान से, ठीक है, समझना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg, to convert 1 kg and the amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और वेपर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना चेंज के टेम्परेचर में, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एट एटमॉस्फेरिक मतलब वो एक ही को समझाता है। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये देखो मैंने एरो कर दिया, तो समझ लीजिए, उसको लिख दीजिएगा आप लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत इजी है। द अमाउंट मतलब कितना अमाउंट में जो हीट एनर्जी लग रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, किसको कन्वर्ट करने में, 1 केजी लिक्विड को, केजी कब से हो गया लिक्विड, तो वही डेफिनेशन है ना, गैस में या फिर वेपर में बिना किसी चेंज टेम्परेचर के, बिना कोई चेंज के, है ना, एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो, है ना।
Then we will discuss latent heat of fusion. तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा एक क्लासिफिकेशन, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना। और 2 एग्जांपल पक्का याद करके लिख लीजिए होमवर्क्स जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे कि मैं आपको चेक कर सकूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है ना, तो पक्का याद करके कर लीजिए और मेरे को विश्वास आप लोग कर रहे होंगे, है ना। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको लिख देता हूं, एरो अभी हटा देता हूं। क्या है? एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही बोलते हैं ना, वेपोराइजेशन। लिख लीजिए उसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं डेफिनेशन, द अमाउंट, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सेम डेफिनेशन है लेकिन कुछ अलग है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, REQU, required to convert, है ना, 1 kg, अभी इनवर्स हो रहा है यहाँ पर 1 kg, अच्छा नहीं, वहां पर लिक्विड से क्या हो रहा था, गैस में। तो यहाँ क्या होगा, फ्यूजन में हम जानते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड, तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना, इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना कोई चेंज के टेम्परेचर में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म है TEMP डॉट, टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 या फिर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते थे, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called as latent heat of fusion, इसी को latent heat of fusion बोलते हैं ना। the amount of heat energy, है ना, required, मतलब जरूरत है जिसको 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बिना कोई चेंज के टेम्परेचर के, टेम्परेचर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, तो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, बिना इसको लिखे डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एनसीईआरटी बुक में भी इसको दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार पढ़िए, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आई होप आप लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन लिख दिया होगा, तो मैं उसको मिटा दे रहा हूं बिकॉज आगे बढ़ना है। हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा आपका, बता रहा हूं, भी याद नहीं आ रहा है, इसको मिटा देता हूं, है ना। अगला टॉपिक होगा हम लोग का एवापोरेशन, है ना। हम लोग एवापोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एवापोरेशन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एवापोरेशन भी, है ना। लेकिन एवापोरेशन और वेपोरेशन एक चीज नहीं है। एवापोरेशन क्या है, ये एवापोरेशन, व्हाट इज दिस एवापोरेशन। तो देखो, इवापोरेशन एक फेनोमेना है, कैसा फेनोमेना है, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना है ये, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर्स में ये टेक प्लेस, मतलब हो सकता है ना, हो सकता है एट ऑल टेम्परेचर। फिर और क्या लिखेंगे,
एक तो ये सरफेस फिनोमेना है, ये हर एक टेम्परेचर में हो सकता है। इट कॉजेस कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कूलिंग भी कॉज करता है। ऐसा कैसे? देखो ये मैं समझा रहा हूं। जैसे आप लोगों को गर्मी है का मौसम जब आएगा तब आप लोग समझ पाओगे। अभी ठंडी है, कंबल के अंदर बैठे होंगे या फिर ओढ़ के सो गए होंगे, सो के भी वीडियो देख रहे होंगे, है ना? तो तब क्या होता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा मेहनत करने पर तो हालत तो पस्त हो जाता है, मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन अगर मेहनत नहीं भी करेगा इंसान तो भी धूप में बहुत ज्यादा स्वेट होता है, जिसे हम पसीना बोलते हैं ना, जो स्वेट होता है वो स्वेट जितने देर होता है वो 5-10 मिनट तक शरीर बहुत गरम गरम लगेगा। लेकिन जैसे 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 अचानक से आपको ठंडी लगने लगेगा, गरम के साथ ठंडी भी लगने लगेगा, गरम लगेगा फिर कुछ देर बाद ठंडी लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्वेट होता है वो एवापोरेट होता है ना? स्वेट जो है वो एवापोरेट हो जाता है, तो फिर कूलिंग शुरू होता है फिर जाके। क्योंकि स्वेट जो है कुछ एनर्जी ले लेता है, मतलब जब इवापोरेशन होता है तो कुछ एनर्जी ले लेता है, और कुछ एनर्जी जो छोड़ के जाता है, तो वो एनर्जी जो छोड़ के जाता है वो कूलिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। उसी टाइप से कूलर में होता है। कूलर्स में जो पोर्स होता है, आप लोग देखना गर्मी के समय अगर काफी जन कूलर्स चलाते हैं तो कूलर्स में जो पोर्स होता है तो उसी से इवापोरेशन होता है, तो कुछ पानी वो लेके चला जाता है, कुछ छोड़ देता है, तो ठंडी हवा आने लगता है ना? अलग से आइस क्यूब डालने की जरूरत नहीं होता, कभी कभी आइस क्यूब भी डालते हैं कूलर्स में जिससे और ठंडा हवा आए, और आता भी है, लेकिन ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एवापोरेशन फिनोमेना ऐसा होता है। मटका में भी बहुत छोटा छोटा पोर है, हमको दिखाई नहीं देता, तो क्या है, पोर्स है। और पानी लीक नहीं होता। अभी सोचोगे पोर्स होते इसमें पानी लीक हो जाएगा, नहीं, पानी लीक नहीं होता मटका में। आप लोग देखना अर्दन पॉट्स बोलते हैं ना उसको, अर्दन पॉट्स, तो उसमें क्या होता है, एवापोरेशन फिनोमेना उसमें भी नजर आता है ना। वो पानी थोड़ा एवापोरेट होता है, कुछ एनर्जी वो छोड़ के जाता है जो कूलिंग इफेक्ट करता है, वो एनर्जी जो छोड़ के आता है। तो जब आपसे पूछे हाउ एवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो आपको इस तरीके से लिखना है ना। और एक और चीज, जैसे ड्राई वेदर में कूलर मीन्स क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है ना, तो आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग और एवापोरेशन, उसका डिफरेंस हमेशा पूछता है एग्जाम्स में आपको, है ना? तो वही मेरे को कहना था, तो उसका 3 से 4 डिफरेंस पूछता था, आप कैसे लिखोगे, तो मैं वही आपको दिखाऊंगा कि एवापोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंसेस कैसे लिखा जाता है। तो आई होप आपने ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? मैं मिटा रहा हूं। तो अभी देखिए उसका 3 डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 3 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन, बॉइलिंग, evaporation it takes at all temperature, है ना? और ये it takes place at fixed temperature, takes place at fixed temperature। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा था, ठीक। फिर एवापोरेशन इट कॉजेस कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है ना, कूलिंग होता है इसमें, अभी मैंने बोला। और बॉइलिंग में इट डज नॉट कॉज कूलिंग, है ना? फिर एक वेपर प्रेशर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। एवापोरेशन कब होता है, जब वेपर प्रेशर क्या ज्यादा होता है? नहीं, वेपर प्रेशर जब उससे कम होता है ना, वेपर प्रेशर होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है ना, तब होता है एवापोरेशन। और जब इक्वल होता है तब होता है बॉइलिंग, है ना? तो उसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, है ना? तो कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या मेरे से कुछ गलती हुआ हो या तो छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना, बेझिझक। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ।
इवापोरेशन की डेफिनेशन को। अब जो है ना, जैसे इवापोरेशन जो है कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा बता दो। जैसे काफी जनों को आप जब मेहमान आपके घर में आता है आप उसको कप में चाय देते हो प्लस एक सॉसर देते हो, एक डिश देते हो, है ना। तो वो क्या करता है, वो डिश में चाय पीता है, उसको वो कप में पीने के बजाय उसको प्रेफर करता है। ऐसा क्यों? जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है ना। रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है तो उससे वो चाय जल्दी ठंडी हो जाता है, उसको पीने में आसानी होता है। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है उस फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करता ही करता है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स है, जैसे टोटल 5 है और पांचों ही मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, है ना। तो मैं इधर ही कर देता हूं डिस्कस, है ना। रेट ऑफ इवापोरेशन के फैक्टर्स, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? देयर आर सम फैक्टर्स, दो डॉट हाइफन है, अभी लिखूंगा एक एक करके। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, टीएम उसके ऊपर आर, टेम्परेचर। अच्छा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए, है ना, स्पेस नहीं मिल रहा ना। तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, उतना ज्यादा, है ना, उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा ना, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पता होगा आपको, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी क्या उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन? ये गलत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहा तो हीट नहीं रहेगा, तो हीट नहीं रहेगा तो इवापोरेशन कैसे होगा? ह्यूमिडिटी मींस कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर या फिर वाटर, जो वाटर होता है ना वो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे नहीं लिखने का, ऐसा मत लिखना, 1 बाय ह्यूमिडिटी से रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ लिक्विड से, नेचर ऑफ लिक्विड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एसीटोन, एसीटोन जल्दी इवापोरेट होता है वाटर के कंपेयर में, कुछ नेचर होगा उसका, है ना, जिसका ज्यादा वॉलेट, जितना ज्यादा वो वॉलेटाइल है उतना जल्दी वो इवापोरेट होगा, है ना। ये और क्या है? विंड स्पीड, है ना। आप में से आपने अपनी मम्मियों को देखा ही होगा, है ना, जब या फिर जो कपड़ा धोते हैं उनको देखा होगा, जब वो कपड़ा को ऐसे पूरा पीछे से खींच के एकदम ऐसे पटकते हैं ना, तो एक विंड स्पीड होता है, तो वो हवा बार बार लग रहा है तो वो हवा से ही काफी बार सूख जाता है, तो दैट इज विंड स्पीड। तो विंड स्पीड से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब ऐसे से मैं दर्शा रहा हूं, तो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। ऐसा क्यों? अभी मैंने सॉसर का एग्जांपल दिया, सॉसर मींस जितना बड़ा होगा, चाय आपने सॉसर में डाला तो सॉसर का एरिया ज्यादा है चाय के कप से, जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा। तो ये 5 है फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल्स भी क्लियर हो रहे होंगे, है ना। एग्जांपल्स आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, तो पांचों के एग्जांपल पक्का लिखेगा, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स भी नजदीक है ना, एनुअल एग्जाम का तैयारी ही शुरू करता हूं अभी से, ठीक है। कई सारे स्कूल्स में पीटीज भी हो रहे हैं, है ना। अगर आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग पीछे कर सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मेरे को थोड़ा जल्दी करना है, ये चैप्टर आज ही मैं खत्म कर दूंगा, है ना। और 2 टॉपिक बचे बस, और 2 टॉपिक क्या क्या? एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले प्लाज्मा को देखेंगे, है ना। बस ये 2 टॉपिक बचे, वैसे भी डिलीटेड है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना। आपके लाइफ से रिलेटेड नहीं है, कभी ना कभी पूछेगा आपसे, है ना, आगे भी पूछ सकता है, तो नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। तो अगला वीडियो हम लोगों का सेल के ऊपर होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी, वही मैं भी पढ़ाऊंगा, है ना। फिजिक्स का एक खत्म हुआ, अभी केमिस्ट्री का आज खत्म हो जाएगा। प्लाज्मा, इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये एक आयोनाइज्ड गैस है, इट इज अ आयोनाइज्ड गैस। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी एक गैस का ही फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर कई सारे फ्री आयंस है, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये आयोनाइज हो चुका है ना। अब प्लाज्मा को आप हर जगह देख पाते हो, कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि एक नियॉन लाइट,
एक फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन, ये सब कई सारे एग्जांपल्स आपको पता होंगे, है ना। तो आप लोग खुद से लिख लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स में भी आपके दिया हुआ है। बीईसी, अच्छा नहीं, फिर इसका एक और पॉइंट है, ये सुपर अनएक्साइटेड होता है, नहीं सुपर एक्साइटेड होता है ना। एक्साइटेड तो होगा ही ना, कई सारा इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है इसमें। सुपर एक्साइटेड होता है, सुपर हॉट होता है। और प्लाज्मा का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता ना, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। तो नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग बुलेट देके लिख लीजिए। कोई डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता और कोई डिफाइनाइट शेप भी नहीं होता प्लाज्मा का। इसके बाद है बीईसी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्लाज्मा। तो ज्यादा कुछ हमें कहना नहीं है इनके बारे में, है ना, जितना दिया हुआ है। बीईसी जो है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये नाम पड़ा सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वेरी इंटेलिजेंट, आप सभी को पता है ना। उन्होंने उन्हीं का फेमस फार्मूला इक्वल टू mc स्क्वायर भी आप लोगों को आगे पढ़ना है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज। उनका कई ज्यादा रोल है फिजिक्स और मैथ में, उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स का जिम्मा लिया था, है ना। तो उन दोनों के नाम पे ये पड़ा। उन दोनों ने 1920 में इसको पहली बार ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं था, रिसोर्स नहीं था, जिसकी वजह से ये इसको एक्ट नहीं कर पाए या सामने नहीं ला पाए। लेकिन 1977 में कुछ व्यक्ति थे, जैसे ईसी मतलब एरिक कॉर्नेल, है ना, एरिक कॉर्नेल, CW यानी कि कार्ल वीमैन, है ना, और केटरले, कैसे केटरली। तो कार्ल वीमैन, CW, और एरिक कॉर्नेल और केटरली, तो ये तीनों ने मिलकर क्या किया, 1995 में रेडियम का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें रेडियम को उन्होंने 170 नैनो केल्विन में कूल किया। तो उससे क्या मिला इन्हें पता चला कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो ऐसा है कि बहुत सुपर अनएक्साइटेड है, मतलब बहुत सुपर एक्साइटेड था तो उसके आगे अन लगा दो, और काफी ज्यादा कूल है, मतलब नियरली 0 डिग्री सेल्सियस में इसको कूल किया गया है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। तो यही है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अलग से अगर आपको कुछ जानना हो तो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे भी बीईसी को समझ सकते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या लिखना है आपको, कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। और ये कैसा है, सुपर अनएक्साइटेड है और कूल है, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस में से कूल किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, है ना। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो हो चुका है चैप्टर की समाप्ति, चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, 2 लेक्चर्स लगा मेरे को, है ना। तो क्योंकि हमें बायोलॉजी में जाना था, 9 लेक्चर्स मैंने मोशन में लगाए, है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको खत्म कर दिया आज, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेल से, बायोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक है सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कुछ नया बताऊंगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। तो बस इतना ही कहना है, अच्छे से पढ़िए, है ना, एग्जाम्स नजदीक है, मेरे को भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगा, मेरे भी एग्जाम्स हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।